नमस्कार, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स फॉर बिगनर सीरीज़ के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पर चर्चा की थी। इस वीडियो में हम लोग उसके एप्लीकेशन को देखेंगे और ये देखेंगे कि उनका प्रयोग इकोनॉमिक्स में किस तरह से होता है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये टॉपिक हमारा आज का है मार्जिनल फंक्शंस। इसके अंदर हम लोग 4 चीज़ें पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे रेवेन्यू एंड कॉस्ट, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग प्रोडक्शन, और तीसरा पढ़ेंगे जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक होगा, कंजम्पशंस एंड सेविंग्स। तो आइए हम लोग पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं, रेवेन्यू एंड कॉस्ट से। हम लोगों ने पढ़ा था टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू पी इंटू क्यू। मान लीजिए हमारा डिमांड फंक्शन दिया हुआ है P इज इक्वल्स टू 100 माइनस क्यू, तो हमारा टोटल रेवेन्यू कितना हो जाता था 100 माइनस क्यू इंटू क्यू इज इक्वल्स टू 100 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन होता था। आइए अब एक टेबल छोटी सी बनाते हैं। इसमें देखते हैं, पहले हम एक क्यू लिखते हैं, उसके बाद टोटल रेवेन्यू। अगर हमारी क्वांटिटी 1 है तो टोटल रेवेन्यू कितना होगा? टोटल रेवेन्यू होगा हमारा 100 माइनस 1 99। उसी प्रकार से हमारी यदि क्वांटिटी 2 हो गई तो टोटल रेवेन्यू कितना होगा 200 माइनस 4 196। हमारी क्वांटिटी अगर 3 हो गई तो कितना होगा 300 माइनस 3 स्क्वायर 9, 300 माइनस 9 कितना होगा 291। उसी तरह से क्वांटिटी हमारी 4 हो गई तो कितना होगा 100 इंटू 4 400 माइनस 16, 400 माइनस 16 384। क्वांटिटी 5 हो गई तो कितना होगा 500 माइनस 25 475। ठीक है। अच्छा, जब हमारे पास फंक्शन इस तरह से निकल के आता है टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू 100 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि टोटल रेवेन्यू इज द फंक्शन ऑफ क्यू? कह सकते हैं ना कि टोटल रेवेन्यू इज द फंक्शन ऑफ क्यू, जिसमें से क्यू हमारा क्या हो जाएगा? क्यू हमारा हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, और ये टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। अब एक चीज़ यहाँ पे एक काम और करते हैं, इसी टेबल को और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जब क्वांटिटी हमारी 1 से बढ़ के 2 हो रही है, हाँ, तो हमारा रेवेन्यू कितना बढ़ रहा है? जब हमारी क्वांटिटी 1 है तब हमारा रेवेन्यू 99 है, और जब लेकिन क्वांटिटी हमारी जब 2 हो रही है तो रेवेन्यू हमारा 196 है। तो हमारा रेवेन्यू कितना बढ़ा है? क्वांटिटी तो एक बढ़ रही, तो रेवेन्यू भी तो हमारा बढ़ रहा है। रेवेन्यू कितना बढ़ रहा है? रेवेन्यू बढ़ रहा है हमारा 97। अरे इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 97 आ जाएगा। उसी तरीके से जब हमारी क्वांटिटी 2 से बढ़कर 3 हो रही है तो हमारा रेवेन्यू कितना बढ़ा? तो हम इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो आइए देखते हैं कितना होगा 6 5 11 19 1 20 95। उसी तरह से यहाँ पे जब क्वांटिटी 3 से बढ़ के 4 हो रही है तो हमारा रेवेन्यू कितना बढ़ रहा है? रेवेन्यू बढ़ रहा है हमारा 93। जोड़ लीजिए 134 29 और 9 38। देखिए एक पैटर्न आपको दिख रहा है कि 2-2 रुपया माइनस हो रहा है। 97 हुआ, 95 हुआ, 93 हुआ, तो अब 91 होना चाहिए। जोड़ के देख लीजिए, 4 और 1 5, 4 + 1 5, 38 + 9 47। और इसके पहले कुछ हो ही नहीं रहा है तो इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम लोगों ने स्लोप पढ़ा था। स्लोप क्या होता है?
स्लोप की एक परिभाषा पढ़ी थी, डेफिनेशन पढ़ा था, एक फार्मूला निकाला था हम लोगों ने स्लोप का। क्या था फार्मूला? चेंज इन व्हाट? डिपेंडेंट वेरिएबल डिवाइडेड बाय चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिमांड एनालिसिस के एक प्रॉब्लम जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ पर हम लोगों ने ये वाला फार्मूला पढ़ा था। तो आइए अब देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यू है, और जो टोटल रेवेन्यू है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। आइए अब झट से देखते हैं इसको कैसे होता है। आइए अब इस पे चर्चा करते हैं। यहाँ क्वांटिटी कितनी बढ़ रही है? 1 से बढ़कर 2 हो रही है, यानी चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना हो रहा है? इसको हम डेल्टा क्यू और डेल्टा आर लिख लेते हैं। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा? चलिए इसी केस को बनाते हैं। तो इस केस में डिपेंडेंट वेरिएबल कितना है? डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? टी आर है, तो डेल्टा टी आर लिख सकते हैं इसको। हम लोगों ने वहाँ डेल्टा वाई लिखा था, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अच्छा, कहीं कहीं किसी किसी किताब में डेल्टा का ये वाला साइन भी मिल जाता है, तो ये देख के डरना नहीं है, ठीक है। डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू। अब आइए अब इस केस को कंसिडर करते हैं। यहां पर क्वांटिटी कितनी बढ़ रही है? 1 से बढ़कर 2 हो रही है, यानी डेल्टा क्यू कितना हो रहा है? डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू 1 है यहाँ पर हमारा। भाई 1 से बढ़कर 2, एक ही क्वांटिटी बढ़ रही है ना, तो डेल्टा क्यू 1 होगा। लेकिन डेल्टा टी आर कितना हो रहा है, यानी टोटल रेवेन्यू, इसमें से इसको घटा रहे हैं, ये मिल रहा है हमको, ये बन रहा है 97, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं, इज इक्वल्स टू 97 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि हमारा स्लोप कितना निकल कर आया है? इस फार्मूले से 97 स्लोप निकल कर आया है। और ये जो हमारे पास जो ये वाली चीज़ है, ये वाला जो डेटा है टेबल में, जो ये वाला कॉलम है, इस कॉलम के लिए एक शब्द है मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू हो गया। और मार्जिनल रेवेन्यू की डेफिनेशन भी होती है चेंज इन द रेवेन्यू विद द इंक्रीज इन 1 यूनिट, ठीक है। तो ये हमारा स्लोप हो गया। उसी तरह से इस पॉइंट पे देखते हैं। यहाँ पे ये देखा जब हमारा 1 से, जब क्वांटिटी 1 से बढ़ के 2 हो रही थी, अब क्वांटिटी बढ़ के 2 से 3 हो रही है। अब यहाँ देखते हैं यहाँ कितना हो रहा है। यहाँ 291 माइनस 196 इज इक्वल टू 95। यहाँ पे हमारा स्लोप 95 हो गया, यानी स्लोप हमारा चेंज हो रहा है। पहले 97 था, 95 हो गया, यहाँ पर 93 हो जाएगा। और एक पॉइंट पर हमारा स्लोप 0 हो जाएगा, वो भी चर्चा करेंगे। वो स्लोप 0 का मतलब क्या होता है वो भी देखेंगे। देखिए जब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है 97, 95, 93, 91, 91 के बाद 89, हालांकि इस गिनती में 0 नहीं आएगा, लेकिन हम देखेंगे कि क्यों 0 नहीं आएगा, और लेकिन तब भी स्लोप 0 हो जाता है। आइए पहले इस पे विचार करते हैं। यानी कि हमारे पास डिफरेंट स्लोप्स निकल के आ रहे हैं, डिफरेंट स्लोप्स निकल के आ रहे हैं। क्यों भाई? सवाल होता है ना क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब हम लोगों ने स्लोप पढ़ा था, जब ये वाला फार्मूला पढ़ा था, तो उस समय हमारा इक्वेशन जो होता था लीनियर होता था, और लीनियर की स्ट्रेट लाइन होती थी। स्ट्रेट लाइन पर स्लोप हमेशा बराबर ही होता है। लेकिन ये जो हमारा ग्राफ है, ये जो टोटल रेवेन्यू का जो फंक्शन निकल के आया, ये कैसा फंक्शन था? क्वाड्रेटिक फंक्शन था, 100 माइनस क्यू स्क्वायर, यही फंक्शन था। क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ हम लोगों ने देखा था कैसा होता है। ये ग्राफ कैसा था हमारा? एक पैराबोला था कुछ इस तरह का। तो इस पे मान लीजिए ये हमारा पॉइंट क्या है? ये हमारा 1 है पॉइंट, ये एक पॉइंट हुआ। जब ये हमारा Q हो जाएगा, जब Q 1 है, हाँ, तो ये हमारा एक पॉइंट निकल के आएगा। उसी तरह से Q जब 2 होगा तो एक दूसरा पॉइंट निकल के सामने आएगा।
ये दोनों पॉइंट्स डिफरेंट हैं और कर्व भी सीधा नहीं है, इट्स नॉट लीनियर, इट्स अ नॉन लीनियर कर्व। तो इसका जो स्लोप होगा, इस कर्व पे स्लोप होगा। स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है जो इस पॉइंट पे जो हम टेंजेंट खींचेंगे वो टेंजेंट स्लोप होता है। वो जो टेंजेंट खींचेंगे, टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही इस कर्व का स्लोप होगा। इस पॉइंट, इस कर्व पे इस पॉइंट का स्लोप होगा। ठीक है। अब टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट ये होता है कि मान लीजिए कोई कर्व है हमारा, इस तरह का कोई कर्व है, इसका कोई पॉइंट है, यदि हमारा इस पॉइंट को छूती हुई, सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट को टच करती हुई अगर कोई लाइन हम खींचेंगे ना, तो वो टेंजेंट हो जाएगी। वो उस कर्व को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करेगी। तो इस पॉइंट पे स्लोप निकालने के लिए हम इस पर टेंजेंट खींचते हैं, तो टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही इसका भी स्लोप हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट हमारा दूसरा है, इस पे स्लोप कुछ इस तरह का होगा, इस पे स्लोप कुछ, इस पे टेंजेंट कुछ इस तरह का होगा। टू डिफरेंट टेंजेंट्स होंगी, दोनों टेंजेंट्स पैरेलल भी नहीं होंगे। जब दोनों टेंजेंट्स पैरेलल नहीं होंगे तो उनका स्लोप भी डिफरेंट होगा। इसीलिए कई सारे पॉइंट्स पे हमारा स्लोप डिफरेंट हो रहा है। ठीक है। अब आइए, अब इसमें, लेकिन सर ये तो स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। उसका एक फार्मूला आपने बता दिया, डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू। अब इसके बाद क्या होगा? और इसी को आपने मार्जिनल रेवेन्यू भी कह दिया, इसी को। लेकिन आपने ये भी तो बताया था कि अगर हम उसका dy बाई डी एक्स कर देंगे, किसी भी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो वो भी तो स्लोप होता है। हमने कहा स्लोप होता है। अब आइए इसको हम dy बाई डी एक्स कैसे करते हैं, वो उस पर एक छोटी सी चर्चा हो जाए। मान लीजिए एक हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू 3x²। हम कहते हैं इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 इंटू 3 6x हो जाएगा। इसको हम पढ़ते कैसे हैं? डिफ्रेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमारा फंक्शन में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये जो ध्यान से सुनिएगा एक बार फिर। डिफ्रेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका हम लोग आगे जब पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ेंगे तब इस लाइन का मतलब ज़्यादा स्पष्ट होगा। विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है। तो उसी तरह से यहां पर क्या होगा? हम इस फंक्शन के बारे में क्या कहेंगे? डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू q। तो इसको हम इस तरह से कुछ लिखेंगे, ध्यान रखिएगा इस चीज का। इसको मत यहाँ पे dy बाई डी एक्स लिख के इस तरह कीजिएगा, पूरा आता हुआ सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है। तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा? डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 100 माइनस 2q, और इसी को हमने बोला मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आइए अब एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पे। अब हमारा यहाँ पर स्लोप निकल के 97 आया था, 95 आया था। अब इसको चेक करते हैं कि सही आया था कि नहीं आया था। अगर सही नहीं आया था तो क्यों नहीं सही आया था? देखिए, ये मार्जिनल रेवेन्यू हो गया। अब हम क्वांटिटी को क्या कर देते हैं? 2 कर देते हैं। ठीक है। Q इज इक्वल टू 2। कितना हो जाएगा? मार्जिनल रेवेन्यू कितना हो जाएगा? MR इज इक्वल्स टू 100 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 4, 100 माइनस 4 इज इक्वल टू 96। हमारा आंसर क्या है? 97। गलत हो गया ना? या तो ये सही है या तो ये सही है, दोनों में से कोई एक सही है। एक तीसरा विकल्प है, दोनों ही गलत हैं। भाई ये भी तो है, या तो ये सही है या ये सही है, दोनों में से कोई एक सही है, या फिर दोनों तो सही हो नहीं सकता, या फिर दोनों गलत हैं। आइए समझते हैं कि ये डिफरेंस क्यों आया, जबकि है कि दोनों ही सही है। आइए देखते हैं कैसे। हम ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। ये जो हमारा रिजल्ट है, ये वाला जो रिजल्ट है, डी टी आर अपॉन डी क्यू इज इक्वल्स टू 100 माइनस 2q इज इक्वल्स टू MR, ये रिजल्ट हमारा निकला किससे है? कैलकुलस से निकला है।
और ये रिजल्ट जो निकला है, जो हम लोगों ने 97 यहाँ पे जो निकाला है, ये इस रिजल्ट को हम नॉन कैलकुलस रिजल्ट कहते हैं। आइए देखते हैं होता क्या है, वाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द रिजल्ट ऑफ कैलकुलस एंड द रिजल्ट ऑफ नॉन कैलकुलस। आइए देखिए, इस पे हम लोगों ने बहुत लंबी चर्चा नहीं की, लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी की, क्योंकि उस पर हम लोग बहुत लंबी चर्चा करेंगे जब एडवांस सीरीज़ का जो वीडियो बनेगा। लेकिन यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। मान लीजिए एक कर्व है हमारा, ठीक है, तो कर्व का कोई एक पॉइंट है, यहाँ पे क्या है कि चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब इंक्रीज और डिक्रीज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज कितना से हो रहा है, 1 यूनिट से हो रहा है। लेकिन जो कर्व पे जो इंक्रीज और डिक्रीज जो होता है वो बहुत ही मतलब नज़दीक की क्वांटिटी होती है। यहाँ पर इसके नज़दीक क्वांटिटी 1 और 2 नज़दीक क्वांटिटी चलती है, लेकिन यहाँ पर अगर हम 1 यूनिट का डिफरेंस ले लेंगे कर्व में तो बहुत लंबा डिफरेंस हो जाएगा। इसके लिए जो डिफरेंस लिया जाता है बहुत नज़दीक की क्वांटिटी का लिया जाता है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस 0 मान लिया जाता है। इतनी नज़दीकी क्वांटिटी होती है कि उन दोनों का डिफरेंस 0 मान लिया जाता है। हालांकि उनका डिफरेंस 0 होता नहीं है, लेकिन उन दोनों क्वांटिटीज़ के बीच में इतनी नज़दीकी होती है कि उस डिस्टेंस को 0 मान लिया जाता है। और उस कारण से ही हमारा कैलकुलस का रिजल्ट और नॉन कैलकुलस के रिजल्ट में डिफरेंस आता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन वाइवा में एक आध बार पूछा जा चुका है, किसी यूनिवर्सिटी में किसी बच्चे ने बताया था मुझे कि, और वो उसका जवाब नहीं दे सका था। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि क्यों डिफरेंस होता है नॉन कैलकुलस रिजल्ट में और कैलकुलस के रिजल्ट में, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने एक और चीज़ पढ़ी है, ट्रांसपोजिशन ऑफ फार्मूला, पढ़ा है ना? याद आ रहा है? कुछ कुछ नहीं याद आ रहा है तो उस वीडियो का लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा। अभी एक हमारा रिजल्ट निकल कर आया, और हाँ, अगर सवाल ये आता है कि कौन सा रिजल्ट ज़्यादा सही है, तो कैलकुलस का रिजल्ट ज़्यादा सही है। वो क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पे जो क्वांटिटीज़ का जो मतलब फाइनाइट क्वांटिटीज़ दी गई हैं, जबकि कैलकुलस जो है उसका जो स्टडी होता है वो बहुत ही इनफाइनाइटेसिमल वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटीज से लेकर बड़ी बड़ी क्वांटिटीज तक का स्टडी होता है। इसीलिए हमारा कैलकुलस का रिजल्ट जो होता है ज़्यादा एक्यूरेट होता है। अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा, MR इज इक्वल्स टू डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चूंकि रिजल्ट में डिफरेंस था, इसीलिए इस डिफरेंस को जस्टिफाई करने के लिए एक और साइन यहाँ लगा देते हैं। ये साइन लग गया, इस साइन को कहते हैं इक्विवेलेंट टू। ये इसको ट्रीट करते हैं इक्वल की तरह ही, लेकिन मैथमेटिकली करेक्ट है ये इक्विवेलेंट टू, कि उसके जैसा है, ठीक वही नहीं है, इक्वल नहीं है, ठीक उसके जैसा है। जब हम लोगों ने ट्रांसपोजिशन ऑफ फार्मूला पढ़ा था, आइए उसका यूज़ करते हैं। इससे हम ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा TR इज इक्वल्स टू MR इंटू डेल्टा Q। वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ पर, इस कॉन्सेप्ट पर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा, भाई DTR अपॉन DQ कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। लेकिन वहाँ से अगर प्रश्न आता है तो बहुत आसान आएगा, लेकिन फंसाने वाला प्रश्न यहाँ से आएगा, ठीक है। तो इस पर हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ द TR मीन्स टोटल रेवेन्यू, इफ़ द टोटल रेवेन्यू फंक्शन ऑफ ए गुड इज गिवन बाई 100Q माइनस Q स्क्वायर, वही फंक्शन है जो हम लोगों ने पढ़ा है। राइट डाउन एन एक्सप्रेशन फॉर द मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन। If the current demand is 60, estimate the change in value of TR due to 2 unit decrease, sorry 2 unit increase, 2 unit increase in Q। आइए देखते हैं। TR फंक्शन कितना दिया है, 100Q माइनस Q स्क्वायर। मार्जिनल रेवेन्यू का लिखना है हमको, एक्सप्रेशन लिखना है, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू
कितना हो जाएगा 100 माइनस 2Q। हो गया, पहला आंसर हो गया। मार्जिनल रेवेन्यू हो गया। इफ द करंट डिमांड इज 60, अब देखिए जो हम लोगों ने फार्मूला अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले, उसी फार्मूला का प्रयोग होने वाला है। इफ द करंट डिमांड इज 60, यानी कि डिमांड को हमारा 60 कह रहा है, चलिए ठीक है, Q इज इक्वल टू 60 कह रहा है। एस्टिमेट द चेंज इन वैल्यू ऑफ TR, मतलब हमको निकालना क्या है, ये वाली चीज निकालनी है। ड्यू टू 2 यूनिट इंक्रीज इन Q, डेल्टा Q इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2 यूनिट। हमारे पास निकालना क्या है, हमको डेल्टा TR निकालना है। हमारे पास डेल्टा Q दिया हुआ है। अरे Q दे दिया भाई, कैसे निकलेगा? बस कुछ नहीं, इस Q को यहाँ पुट कर देने का, इस टोटल रेवेन्यू में पुट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमसे वैल्यू ऑफ TR पूछ रहा है, चेंज इन वैल्यू यानी डेल्टा TR पूछ रहा है। डेल्टा TR के लिए हमको मार्जिनल रेवेन्यू चाहिए। मार्जिनल रेवेन्यू का हमारा ये एक्सप्रेशन है, भूल के भी इसमें नहीं डालने का है, ठीक है। केयरफुली इसीलिए कहा जाता है कि प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने पे पता चल जाएगा कि हमको जो कौन सा फार्मूला कहाँ यूज करना है, कौन सा एक्सप्रेशन कहाँ यूज करना है। हमको कह रहा है क्वेश्चन का डिमांड क्या है, चेंज इन वैल्यू ऑफ TR, मींस डेल्टा TR निकलना है। डेल्टा TR के लिए हमारे को दो चीजें चाहिए, मार्जिनल रेवेन्यू चाहिए और डेल्टा Q चाहिए। तो मार्जिनल रेवेन्यू हमारे पास 100 माइनस 2Q है, यहाँ हम रखेंगे वैल्यू 100 माइनस 2 इंटू 60 कितना होगा, 100 माइनस 2 इंटू 60 इज इक्वल्स टू 100 माइनस 120 इज इक्वल्स टू माइनस 20, ठीक है। माइनस 20 इंटू 2 इज इक्वल्स टू माइनस 40, यानी टोटल रेवेन्यू में से, यानी हमारा जो डेल्टा TR होगा वो माइनस 40 हो जाएगा, यानी कि टोटल रेवेन्यू में 40 रुपीज़ का डिक्रीज होगा। इसका यही मतलब हुआ, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर विश्राम देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और भी टेक्निक्स पढ़ेंगे। अभी मार्जिनल रेवेन्यू से अभी बचा हुआ 1-2 टॉपिक और है, वो भी देखेंगे। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि उन्हें भी इस तरह के वीडियोस का लाभ मिल सके। यदि आप हमें किसी भी तरह का सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमसे हमारी ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं, जिसका लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक्स और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।